हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ न्यू क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 पर आगे की चर्चा करने वाली हैं। ठीक है, चैप्टर जो चल रहा है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। आज यहां पर आप लोग कह रहे होंगे कि सर ये तो कुछ नए बिंदु देखने को मिल रहे हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं। बिल्कुल बात ठीक है, ये जो आप बिंदु देख रहे हो ये आपके एनसीईआरटी में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि इनका वर्णन एनसीईआरटी में नहीं है तो इनको पढ़ा ना जाए, है ना। क्योंकि देखो आप तैयारी कर रहे हो मेडिकल एग्जाम की, मेडिकल एग्जाम में अब एम्स और जिपमर को भी नीट में शामिल कर दिया गया है। तो जो एग्जामिनर है वो आपसे गलती करवाए उससे पहले आपको सावधान हो जाना चाहिए। तो यहां पर क्या है, इन बिंदुओं को हम समझ लेते हैं। आप कहोगे क्या सर इन बिंदुओं को हम लोगों को रटना होगा? नहीं, ऐसा कदापि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कारण यह है कि यदि आपने मेरे सभी के सभी पिछले वीडियो देखे हुए हैं तो आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन समझ में आने वाली है। हाँ, यदि आप कहीं से आकर के अनावश्यक तरीके से, या कहने का मतलब है कि आपके मन में विचार आया चलो देखते भाई कैसा वीडियो है, आप यदि बीच में कहीं से आकर के क्लास को पढ़ रहे हो या क्लास को पूरा एक क्रम से ना पढ़ के आप पूरा एक क्रम से ना पढ़ करके कहीं आप बीच में आके कोई वीडियो को पढ़ रहे हो, कोई क्लास अटेंड कर रहे हो, तो फिर ये समझने में आपको काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। देखो यहाँ पे आप कहोगे, यहाँ पे मैंने बता रखा है एंथोफोर, एंड्रोफोर, गाइनोफोर और गैनेंड्रोफोर। कहने का मतलब है दलधर, पुमंगधर, जायांगधर और पुजायांगधर, ये क्या होते हैं। देखिए इन पर चर्चा करने से पहले हम कुछ बिंदुओं को रिकॉल कर लेते हैं। मैंने बताया कि प्रोफेसर गोथे के अनुसार क्या होता है। प्रोफेसर जी बताते हैं कि जो पुष्प है, पुष्प जो है वो एक पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है, रूपांतरित प्ररोह है। यानी तुम कह सकते हो पुष्प एक तना है। और जब पुष्प एक तना है तो कन्फर्म है कि उसमें पुष्प में आपको पर्व और पर्व संधियां, पर्व और पर्व संधियां इंग्लिश में बोलते हैं नोड और इंटरनोड, है ना, देखने को मिलते हैं, है ना। यदि देखो रूट और शूट यानी रूट और स्टेम यानी जड़ और तना में डिफरेंस किस बात का होता है? जड़ और तना में जो अंतर होता है वो अंतर होता है पर्व और पर्व संधियों का। यदि पर्व और पर्व संधियां उपस्थित है तो उसको हम तना बोलते हैं, यदि पर्व और पर्व संधियां अनुपस्थित है तो उसे हम जड़ बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? तो प्रोफेसर के अनुसार जो पुष्प है वो एक रूपांतरित प्ररोह है ना, रूपांतरित प्ररोह है। यहां तक बात समझ में आ चुकी थी आपको, आप लोगों को। अब कहोगे सर ये बात आपने क्यों बताई? समझो मैंने इस बात को क्यों बताया हुआ है। देखो क्या होता है कि समझने का प्रयास कीजिए। ये बात मैंने इसलिए बताई, अब जो ये पुष्प जो है रूपांतरित प्ररोह है, ये बात कहां स्पष्ट होती है? हम जानते हैं कि पुष्प में व्रंत होता है जिसको बोलते हैं पुष्प व्रंत, है ना, पुष्पासन होता है ना, बाह्यदलपुंज होता है ना, दलपुंज होता है ना, और जायांग होता है कि नहीं होता है? पुष्प व्रंत, पुष्पासन, बाह्यदलपुंज, दलपुंज और पुमंग और जायांग होता है कि नहीं होता है? कोई डाउट? अब समझिए यहां पर
जो पुष्प पुष्पासन है, पुष्प में जो पुष्पासन है, समझने प्रयास करना, मैं बात पुष्पासन की कर रहा हूं। पुष्प में जो पुष्पासन है उसमें आपको पुष्पासन के पास आपको पर्व और पर्व संधियां देखने को मिलती है, पर्व और पर्व संधियां देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है, और उसी पुष्पासन के ऊपर आपको बाहादुरपुंज देखने को मिलेगा, दलपुंज देखने को मिलेगा, और पुमंग देखने को मिलेगा, और जायांग देखने को मिलेगा। अब इसमें एक बात और होती है कि पुष्प को जब आप देखोगे तो जब आप पुष्प को बाहर से अंदर की तरफ देखोगे, पुष्प को जब आप बाहर से अंदर की तरफ देखोगे तो सबसे पहले आपको बाहादुरपुंज मिलेगा, फिर आपको दलपुंज मिलेगा, फिर आपको पुमंग मिलेगा, और अंत में आपको जायांग मिलेगा। होता है ऐसा कि नहीं होता है ना? तो कहने का मतलब है उसी पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो क्या होता है समझिए, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जब अब मैं बात करता हूं दलधर पर, देखो जब बाह दलपुंज और दलपुंज के बीच का पर्व काफी लंबा होता है, तब उसे हम दलधर कहते हैं। क्या कहते हैं? दलधर कहते हैं, है ना? है ना? अब कहोगे सर इसमें पर्व क्या है, पर्व किसे कहते हैं, है ना? बात आती है पर्व क्या है। तो दो पर्व संधियों के बीच की दूरी को पर्व कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो, जैसे ये आपका पुष्पासन हो गया, क्या हो गया? पुष्पासन, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये पर्व संधियां देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? पर्व संधियां देखने को मिलेंगी, है ना? ये बाहादुरपुंज की हो गई। अब इसके बाद आपको दलपुंज की संधियां देखने को मिलेंगी, है ना? तो यहां पर कहने का मतलब है जो ये दूरी है, इसके बीच की जो ये दूरी है, ये है पर्व, ये है पर्व, है ना? और ये क्या है? ये पर्व संधियां है ना? क्या है ये? पर्व संधियां। तो वही बोल रहा है कि जब बाहादुरपुंज और दलपुंज के बीच का पर्व काफी लंबा होता है, तब उसे हम दलधर कहते हैं। क्या कहते हैं? दलधर कहते हैं। अब इसके बाद कहोगे सर ये तो बात समझ आ गई, दलधर याद हो गया। अब पुमंगधर क्या है? बिल्कुल बात ठीक है। पुमंगधर क्या है? पुमंगधर, है ना? क्या है पुमंगधर? यहां पर लिखना पड़ेगा दलपुंज, दलपुंज और जायांग नहीं लिखना है यहां पे, पुमंग के बीच का पर्व जब
काफी लंबा होता है तब उसे हम पुमंगधर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंगधर कहते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका पुमंगधर हो गया, ठीक है। तो क्या है, जब दलपुंज और पुमंग के बीच का पर्व जब काफी लंबा होता है ना, तब उसे हम पुमंगधर कहते हैं, यानी एंड्रोफोर कहते हैं। कोई डाउट? आपको ये सर ठीक है, हमको दलधर और पुमंगधर तो याद हो गया। अब ये जायांगधर क्या है, देखते हैं क्या है जायांगधर, है ना। जायांगधर क्या है इसको भी समझ लेते हैं। जब पुमंग और जायांग, जब पुमंग और जायांग के मध्य काफी लंबा पर्व पाया जाता है, तब उसे हम पुमंगधर जायांगधर कहते हैं। समझो, जब पुमंग और जायांग के मध्य, पुमंग और जायांग के मध्य काफी लंबा पर्व पाया जाता है, तब उसे हम जायांगधर कहते हैं। कोई डाउट? आप कहोगे सर ठीक है, ये भी हम समझ गए, दलधर समझ लिया, पुमंगधर समझ लिया, जायांगधर समझ लिया। आप कहोगे सर इसमें एक चीज और दी गई है। क्या दी गई है? इसमें दिया गया है पुजायांगधर क्या होता है। पुजायांगधर क्या होता है? बिल्कुल बात ठीक है। पुजायांगधर क्या है, चलो देखते हैं पुजायांगधर क्या है। देखो यहां पर ध्यान से समझना, नाम से ही याद कर लेते हैं, पुजायांगधर गायनेंड्रोफोर, ठीक है। देखो एक शब्द तो ये दिया गया है और एक शब्द ये दिया गया है, ठीक है। समझना बड़ी ध्यान से, ठीक है। टॉपिक को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। एक शब्द आपको ये दिया गया है, एक शब्द आपको ये दिया गया है ना। और इसको थोड़ा बड़ा लिखता हूं, पुजायांगधर, अब समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक शब्द आप इसको अलग कर लीजिए, दूसरा शब्द आप ये अलग कर लीजिए और तीसरा शब्द ये अलग कर लीजिए, ठीक है। ये जो पु है ये बता रहा है पुमंग को, ये बता रहा है जायांग को, ये तो साफ साफ दिख रहा होगा। और इसका मतलब है धारण। तो जब एक ही पुष्प, समझो यहां पे टॉपिक को रखना नहीं है, जब एक ही पुष्प, मैं लिख देता हूं, जब एक ही पुष्प पुमंग और जायांग, या फिर आपको यहां पे लिखना है, पुमंग का मतलब है पुमंगधर, पुमंगधर, और इसका मतलब है जायांगधर, है ना। याद रखना, पुमंगधर जायांग धड़ करता है, पुमंग जायांग को नहीं, ठीक है।
तो जब एक ही पुष्प पुमंगधर और जायांगधर दोनों को धारण करता है तब उसे हम पूजायांगधर कहते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। जब एक ही पुष्प पुमंगधर और जायांगधर दोनों को ही धारण करता है तब उसे हम पूजायांगधर कहते हैं। तो अब यहां पर समझ जाओ, मैं एक फिगर बना के भी समझा देता हूं आपको इन चारों हेड बिंदुओं को, है ना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक शब्द को समझते हुए चलना है। देखो इसमें क्या है, एक फिगर बना लेते हैं लोग, ठीक है, जिससे समझ में आ जाएगा। चलो समझते इसको फिगर बना के। ठीक है, देखो यहां पे जैसे ये पुष्प रहा, है ना, ये एक आपका पुष्प रहा, है ना, ठीक है, ये आपका पुष्पासन हो गया, ये आपका स्त्री केसर हो गया, है ना, पता होना चाहिए, मैं सब बता चुका हूं। ये आपका पुंकेसर हो गया, क्या हो गया, पुंकेसर हो गया। ये आपके दलपुंज हो गए, क्या हो गए आपके दलपुंज हो गए, है ना, और इसके बाद ये आपके बाहादलपुंज हो गए। ठीक है, बाहादलपुंज हो गए, है ना, कोई डाउट इसमें? अब इसमें देखो ये आपका पुष्प पुष्प ग्रंथ हो गया, पुष्पासन हो गया, बाहादलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, है ना। अब समझो बड़े ध्यान से यहां पर, ठीक है, ऐसा करो मैं इस फिगर को दोबारा समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, जब मैंने इस पुष्प को ध्यान से देखा तो इसमें हमको क्या दिखा, जैसे आपका ये, अब सुनना, इस पुष्प को मैं मैग्नीफाई कर रहा हूं, इस पुष्प को मैं मैग्नीफाई करके बता रहा हूं। इस पुष्प को मैंने मैग्नीफाई किया तो क्या हुआ, ये आपका था पुष्पासन, ये रहा आपका पुष्पासन। क्या हो गया आपका ये पुष्पासन। अब इस पुष्पासन पर क्या हुआ, सबसे बाहर यहां पर जैसे बाहादलपुंज रहा होगा आपका, है ना, क्या रहा यहां पर बाहादलपुंज। इसके बाद आपका ये रहा आपका दलपुंज, है ना। ये पत्ती रंगीन होती है कि होती कि नहीं होती, समझने प्रयास करना, है ना। और ये पत्ती आपकी होती है हरे रंग की होती है, जो एक कलिकावस्था में इसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, समझा रहा हूं, समझने प्रयास कीजिए यहां पे। फिर इसके बाद आपका हुआ पुंकेसर रहा, ये, है ना,
और अंत में आपका ये रहा स्त्री केसर, है ना। क्या रहा ये स्त्री केसर। इतने ही तो भाग होते पुष्प के, बाहा, दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अब यहाँ पर एक एक है तो क्या बोलना हमको, इसको हम अब बाहा दलपुंज, बाहा दल बोलेंगे, दल बोलेंगे, पुंकेसर बोलेंगे और स्त्री केसर बोलेंगे। बात समझ में आई? मैंने इस डायग्राम को स्पष्ट करके बनाया हुआ है यहाँ पे समझने के लिए आपको। अब यहां पर देखो, ये जो इमेज आप देख रहे हो, यहां पर इस स्थान को आप देख रहे होगे, इस स्थान को, ये बाहादलपुंज और बाहादलपुंज, हाँ यहाँ पे बाहादलपुंज मानिए, ठीक है, और दलपुंज के बीच में है, इसलिए इसको दलधर कहा। क्या कहा मैंने इसको? दलधर कहा। ये आपका रहेगा दलधर, ठीक है, कोई डाउट? फिर इसके बाद दलपुंज और पुमंग के बीच का स्थान ये रहा आपका, इसको बोलेंगे हम लोग पुमंगधर, ठीक है। और इसके बाद पुमंग और जायांग के बीच का स्थान दिख रहा है ये, इसको हम बोलेंगे जायांगधर। और इस पुष्प में दोनों दिख रहे हैं, पुमंगधर और जायांगधर, तो इस पूरे के पूरे पुष्प को हम बोलेंगे पूजायांगधर। क्या बोलेंगे? पूजायांगधर बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार मैंने आपको ये डायग्राम बना के समझा दिया है, ठीक है। अब चलो हम लोग अब क्या करते हैं, अब एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। हाँ, एक चीज और समझ लो आप, ये देखो यहां पे ये आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका पर्व संधि, ये हो गई पर्व संधि, ये हो गई पर्व संधि, है ना। और इसके बीच में ये आपको दिख रही हो गए पर्व। क्या हो गए? पर्व। तो पर्व संधि के बीच में पर्व जो है उस वही तो लिखा था मैंने कि जैसे दलधर की जो डेफिनेशन बताई थी, मैंने कहा था बाहादलपुंज और दलपुंज के मध्य जब जो पर्व होता है वो अधिक लंबाई में हो तो उसे हम दलधर कहते हैं। तो पर्व क्या होता है समझ गए हो आप, ठीक है। अब चलिए मैं एनसीईआरटी को पढ़ता हूं, ठीक है। याद रखना, गलती नहीं करना, तो रटना नहीं है, समझना है टॉपिकों को, ठीक है। ठीक है, एक एक चीज याद रखिए सभी, जैसे कि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, पढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक आप निकाल लीजिए। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, मैं इस बुक को पढ़ता हूं। इसमें लिख रखा है, इस बुक में क्या लिख रखा है, एनसीईआरटी बुक देखिए यहां पर, एनसीईआरटी में बुक आप लोग सभी रख रहा हूं। इसमें लिखा है, हम भाग्यशाली नहीं है कि पादप लैंगिक प्रजनक है। बिल्कुल बात ठीक है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि पादप जो हैं वो लैंगिक प्रजनन कर रहे हैं। यदि पादप लैंगिक प्रजनन नहीं करते तो पुष्प का निर्माण नहीं करते, पुष्प का निर्माण नहीं करते तो आज जितने भी हमारे यहाँ पे जो लोगों के लिए स्वागत करने की जो गुलदस्ता होता है वो कहां से आता है ना। विवाह आदि कार्यक्रमों में आप जो देखते हो वहां पर काफी पुष्प की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब कहां से आते हैं, है ना। तो इस तरह से ये बड़ी एक सौभाग्य की बात है कि जो पादप है वो लैंगिक प्रजनन कर रहे हैं, तभी तो वो पुष्प बना रहे हैं। और उन पुष्प का उपयोग हम धार्मिक कार्यों में, किसी के स्वागत में, है ना, प्रयोग करते, पूजा में भी प्रयोग किया जाता है। ईश्वर को भी आप लोग पुष्प अर्पित करते हो, समर्पित करते हो, है ना। फिर क्या लिखा है, असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते हैं, सूंघते हैं तथा जिनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं और उनके भरपूर रंग आदि, यह सभी बातें उनके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती। बिल्कुल बात ठीक है। जो पुष्प के पास जो उसके
विभिन्न तरीके के कलर हैं, पुष्प के पास जो विभिन्न तरह के प्रकार आप देखते हो, उनकी जो बनावट देखते हो, आकृति देखते हो, उनका जो व्यवहार देखते हो, उनकी जो खुशबू को आप महसूस करते हो, ये सब हमारे लिए नहीं था, ये तो वास्तव में सब उन्होंने अपने लिए तैयार किया था। क्यों अपने लिए तैयार किया था? जिससे कि कीटों द्वारा परागण करा सके। अब परागण क्या होता है मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जिससे कि वो कीटों के थ्रू परागण की क्रिया करा सके। और क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा है पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है। बिल्कुल बात ठीक है, यानी पुष्प मात्र हमारे लिए ही नहीं है, हमारे स्वार्थ के लिए नहीं है। पुष्प वास्तव में मुख्य रूप से पादपों के लैंगिक जनन अंग है, हमारे लिए नहीं है। पुष्प तो वास्तव में पादपों का लैंगिक जनन अंग है ना। उनका उद्देश्य ये है कि सुगंध उत्पन्न कीजिए, वैरायटी ऑफ कलर उत्पन्न कीजिए, जिससे कि कीट हमारी तरफ आकर्षित हो। अच्छा, इसमें सुगंध कहां से आती है? ऑस्मोफोर ग्लैंड से। कहां से आती है? ऑस्मोफोर ग्लैंड से। क्या होता है? ऑस्मोफोर जो ग्लैंड होता है वो एक वाष्पित ऑयल को स्रावित करती है, और उस वाष्पित ऑयल जो होता है वो वाष्पित ऑयल वायु के संपर्क में आकर खुशबू को बिखेरता है। तो याद रखना, ठीक है। तो ये सब वास्तव में उन्होंने कीटों के लिए किया था, जिससे कीट हमारी तरफ आकर्षित हो। लेकिन हुआ क्या? हम ही लोग आकर्षित हो गए। कीट की तो बात छोड़ो, है ना। चलो, कीट होता है 6 पैरों का, हम हो गए 2 पैरों के आकर्षित। ठीक है, तो बहुत बड़ी क्षमता है पुष्प के पास, याद रखना, ठीक है। आगे क्या लिखा है? सभी पुष्पीय पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल बात ठीक है। पुष्पीय पादप, सभी पुष्पीय पादप। यहां पे देखो, ये बात एक इंपॉर्टेंट निकल के आया है। सभी पुष्पीय पादप, सभी पुष्पीय पादप लैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल बात ठीक है, कोई इसमें दो राय नहीं है। सभी पुष्पीय पादप लैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं। अब यहां से एक बात निकल के आती है कि जो पादप होते हैं वो 2 प्रकार के जनन करते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। तो जिन पादपों के पास पुष्प है वो वास्तव में लैंगिक जनन कर रहा है, और जिन पादपों के पास पुष्प नहीं है वो अलैंगिक जनन कर रहा है ना। तो वही तो लिखा, सभी पुष्पीय पादप लैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं। पुष्प क्रम। अब कहोगे सर पुष्प क्रम क्या होता है? पुष्प पर जो भी आप बहादुर, दर्पण, पुमंग और जायंग देखते हो, पुष्प पर इनके लगने के क्रम को पुष्प क्रम कहते हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। पुष्प क्रम, पुष्पों तथा पुष्पीय अंगों की संरचना। अभी हम लोगों ने देखा, 2-3 दिन से यही पढ़ रहे हैं कि विविधता पर एक दृष्टि डालें। वो कह रहा है इसको समझे, इनका पूरा एनालिसिस करें, तो वे अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को दर्शाते, ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद, याद रखना, लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद समझो यहां से, लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज बना सके। क्या लिखा है इसमें? फल और बीज की रचना सुनिश्चित हो सके। अच्छा, यहां पे याद रखो, जो फल है, फल देखो बीजांड से बनता है आपका बीज। क्या बनता है? बीज। और अंडाशय से बनता है फल। क्या बनता है? अंडाशय से बनता है फल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गलती नहीं करना, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय से फल बनता है। तो लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज है, याद रखना, जो एनसीईआरटी में लिखा है। तो ये शब्द आपको याद रखना, बीजांड से बीज और अंडाशय से फल बनता है, ठीक है। अब इसके बाद
आगे समझते क्या लिखा है। प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का एक निकट संबंध रहा है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य, विस्मयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। ये मानव का प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद तथा सुख आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने का प्रतीक रहा है। कहने का मतलब है कि पुष्प का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहा है मानव जीवन में। ठीक है, अब वो रोल किस रूप में रहा है, चाहे उसका आप प्रसन्नता व्यक्त करना हो, चाहे अनुराग हो, चाहे आपका विषाद हो, चाहे आपका शोक हो, या किसी का स्वागत करना हो, या कोई शादी विवाह जैसे समारोह रहे हो, कुछ भी घटनाक्रम रहा हो, अधिकांश जगह पर पुष्प का उपयोग मानव ने किया है। और वास्तव में वो जो पुष्प पादपों ने उत्पन्न किए थे, वो पुष्प उन्होंने अपने लिए किए थे, मनुष्य के लिए नहीं किए थे। अपने लिए क्यों किए थे? क्योंकि उसमें लैंगिक अंग थे। लैंगिक अंग क्या होते हैं? पुमंग और जायांग। पुमंग कैसे होते हैं? नर जननांग होते हैं। और जायांग क्या होते हैं? मादा जननांग होते हैं। कोई डाउट? अब इसके बाद आगे देखते क्या लिखा हुआ है। पुष्प की खेती को फ्लोरिकल्चर, यानी पुष्प की कृषि को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ये टर्म मैं कल पिछले वीडियो में लिखा चुका हूं। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए और एनसीईआरटी को पास रखिए। शेष में एनसीईआरटी में पेज नंबर 21 पर अगली क्लास में चर्चा करूंगा। ठीक है, अब इसमें आपको निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं, इन पर चर्चा करें, क्योंकि पुष्प के पूरे स्ट्रक्चर को हम लोगों ने समझ लिया है। ठीक है, आज जो बिंदु मैंने आपको बताए थे आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, उनको बताया था। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है आपको थोड़ा सिलेबस एनसीईआरटी के आगे पीछे जाके पढ़ने को मिलेगा, है ना, तो वो आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जो नीट एग्जाम है उसमें एम्स और जिम्पर को शामिल कर रखा है, तो इसलिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ, दृढ़ता के साथ जाएंगे, जिससे कि हमको वहां किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद, वेरी गुड, पढ़ते रहिए।